हाय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP पर आपका स्वागत करता हूं। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि हम लोग कड़ी मेहनत करके आप लोगों का जो सिलेबस है 9th 10th 11th 12th उसको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस जो लॉकडाउन है इसमें आप अपने घर पर बैठे ही अपने पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। और आज जो चैप्टर हम लोगों का है जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत तथा समुच्चय संक्रियाएं, सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशंस। तो बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और मान के चलिए कि गणित का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा होगा जो समुच्चय सिद्धांत से बचा हो। यानी कि समुच्चय सिद्धांत गणित के हर क्षेत्र में अपना पैठ बना दिया, यानी कि घुसपैठी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत का कंसेप्ट समझते हैं कि समुच्चय सिद्धांत होता क्या है, समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है समुच्चय। समुच्चय सेट। सेट सेट क्या होता है, सोचने वाली बात है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में भी अपने घर में परिवार में इस शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं टीवी सेट, ठीक है, चाहे साड़ी का सेट, चाहे बर्तन होता है तो हम लोग बोलते हैं बर्तनों का सेट। यानी कि जो सेट है, जो समुच्चय है, वह कहीं ना कहीं हमारे आसपास मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग समुच्चय जो है वह संग्रह का बोध कराता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा हो, संग्रहित हो, उसे ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। लेकिन संग्रह में और समुच्चय में थोड़ा अंतर है, उसी अंतर को हमें समझना है। समुच्चय क्या होता है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर आ गया सुपरिभाषित। देखिए मैंने बोला है कि सेट जो होता है, समुच्चय होता है, वह संग्रह को ही कहते हैं। लेकिन संग्रह और समुच्चय में अंतर यही है कि समुच्चय में जो वस्तुएं होती हैं सुपरिभाषित होती हैं और संग्रह में सुपरिभाषित नहीं होती हैं। यहाँ पे सुपरिभाषित का क्या मतलब है, सुपरिभाषित किसे कहेंगे? सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सुपरिभाषित किसे कहेंगे? तो सुपरिभाषित का मतलब यह है कि जिस संग्रह की हम बात कर रहे हैं, जिस संग्रह के बारे में हम सोच रहे हैं, उस संग्रह में कौन सी वस्तु उपस्थित है, कौन सी वस्तु नहीं, यह हम स्पष्ट रूप से बता सके। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि उस संग्रह में कौन सी वस्तु सम्मिलित है, उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, यह हम स्पष्ट रूप से बता सकें। तो उस तरह के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं, एक बार फिर हम बता देते हैं। तो वस्तुओं के उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें वस्तुएं सुपरिभाषित रूप में रखी गई हों। ठीक है, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेकर चलता हूं। मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब मैं आपसे पूछूं कि यह समुच्चय है कि नहीं,
तो आपको इसे बताना है कि समुच्चय है कि नहीं, तो आपको यह देखना होगा कि इस संग्रह में जो वस्तुएं हैं वह सुपरिभाषित हैं कि नहीं। यानी कि आप स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि नहीं कि इस संग्रह में कौन सी वस्तु आएगी, कौन सी वस्तु नहीं आएगी। तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, बता सकते हैं कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपने बता दिया, आपने ये बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, स्पष्ट रूप से आपने बता दिया। ठीक है, तो जब जिस संग्रह के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि उस संग्रह में कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है, तो उस संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, समुच्चय है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय। ठीक है, विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय। ठीक है, संग्रह ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि यह समुच्चय है कि नहीं। विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये हमने संग्रह लिया है। तो अब ये बताना है कि यह जो संग्रह है वह समुच्चय है कि नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि विश्व के कौन जानवर खतरनाक है और कौन जानवर खतरनाक नहीं है? क्या स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि शेर खतरनाक है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि शेर को कुछ लोग खतरनाक मानेंगे तो कुछ लोग खतरनाक नहीं मानेंगे। जैसे हाथी को आप खतरनाक कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हाथी को कुछ लोग पालतू बना सकते हैं, कुछ लोगों के लिए भाई खतरनाक है। ठीक है, तो क्या है कि जानवरों के बारे में अलग अलग मतभेद है। किसी जानवर को आप यदि खतरनाक बोलेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको खतरनाक नहीं बोलेगा। ठीक है ना? तो यह जो संग्रह है वह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसमें नहीं बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं कि इसमें कौन सा जानवर सम्मिलित है, कौन सा जानवर सम्मिलित नहीं है। तो इसलिए यह जो खतरनाक जानवरों का संग्रह है वह समुच्चय नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो यह जो खतरनाक गुण है वह खुद परिभाषित नहीं है। खतरनाक गुण ही अपरिभाषित नहीं है कि खतरनाक कहते किसे हैं। ठीक है ना? क्योंकि जिसको आप खतरनाक कहेंगे कोई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो खतरनाक नहीं होगा। और भी देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, कलेक्शन ऑफ अननेचुरल नंबर्स। यह क्या समुच्चय कहेंगे? हाँ, इसे आप समुच्चय कहेंगे। इस संग्रह को आप समुच्चय कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में कौन सी संख्या आएगी और कौन सी संख्या नहीं आएगी। मैं आपसे पूछूं कि एक इस संग्रह में होगा कि नहीं, तो आप बताएंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूंगा कि इसमें 2 आएगा कि नहीं, इस संग्रह में 2 सम्मिलित होगा कि नहीं, आप कहेंगे कि हाँ 2 सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसे ही ये सब आप बता सकते हैं, आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है, कौन सी नहीं। मैं आपसे पूछूं कि 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। -1 आप कह सकते हैं नहीं, -1 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या है, पूर्णांक है।
तो आप स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि इस संग्रह में कौन सी संख्या सम्मिलित है और कौन सी संख्या सम्मिलित नहीं है। तो इस संग्रह को आप क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। भारत के सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, खिलाड़ियों का संग्रह, क्या यह समुच्चय कहा जाएगा? इस संग्रह को आप समुच्चय कह सकते हैं? सोचिए, भारत के सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, यहां पर देखिए, तो इस संग्रह को आप समुच्चय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि इस संग्रह में कौन सा खिलाड़ी होगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि आप जिस खिलाड़ी को अच्छा कहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको खराब कहेगा। आप जिसको खराब कहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या मानेगा? अच्छा मानेगा। तो इसलिए भारत के सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इस संग्रह को आप समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है? तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को कुलक भी कहते हैं, समुच्चय को कुलक भी कहते हैं। ठीक है? और एग्जाम्पल के तौर पे सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? ऐसा संग्रह जिसमें हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि कौन सी वस्तु उसमें है, कौन सी वस्तु उसमें नहीं है। तो इस तरह का जो संग्रह होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है? अब मैं कुछ इसका हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूं। समुच्चय सिद्धांत का जो विकास है, चाहे आविष्कार कह लीजिए, वह जॉर्ज कैंटर ने किया था। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। जॉर्ज कैंटर जो कि जर्मन गणितज्ञ थे। तो समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास किसने किया था? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। ठीक है? जब ये त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कर रहे थे, तब वहां इनका परिचय समुच्चय से हुआ था। ठीक है ना? तो समुच्चय सिद्धांत का विकास और सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज कैंटर जी ने किया था, जो कि जर्मन गणितज्ञ थे। जब ये त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर जो त्रिकोणमितीय समीकरण है, उनके हल को इन्होंने निरूपित करने के लिए समुच्चय से परिचित हुए। ठीक है ना? चलिए, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समुच्चयों का निरूपण समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चयों को हम कैसे निरूपित करते हैं? ठीक है ना? इससे पहले मैं बता देता हूं कि समुच्चय के तत्व क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं। तो मैं तत्व के बारे में बता देता हूं कि तत्व किसे कहेंगे या अवयव किसे कहेंगे। एलिमेंट किसे कहते हैं? तो समुच्चय जिन वस्तुओं से बना होता है, समुच्चय में जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को ही उस समुच्चय के तत्व कहते हैं, अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। समुच्चय के तत्व किसे कहते हैं? समुच्चय जिन तत्वों से बना होता है, जिन वस्तुओं से बना होता है, उसे ही हम तत्व कहते हैं या अवयव कहते हैं। ठीक है? समुच्चय में कोई जरूरी नहीं है कि ये कई तरह की वस्तुएं होंगी।
समुच्चय एक व्यापक अर्थ है, उसमें केवल संख्याएं नहीं होंगी, संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, वस्तुओं का समुच्चय हो सकता है, चाहे अक्षरों का संग्रह होता है, चाहे संकेतों का संग्रह हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको भी है, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया कप, प्लेट, ये भी आपका समुच्चय कहा जाएगा, ठीक है ना। इसमें संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, चाहे अक्षर भी सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे संकेत भी सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। तो यह भी क्या है, समुच्चय ही है। तो समुच्चय एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं तत्व या अवयव की, एलिमेंट की। तो कोई भी समुच्चय जिस वस्तुओं से बना होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, तत्व या अवयव बोलते हैं। जैसे यह एक समुच्चय है, किससे बना हुआ है, इस समुच्चय में कप है, प्लेट है, तो ये कप इसका तत्व कहा जाएगा और प्लेट इसका तत्व कहा जाएगा, अवयव कहा जाएगा, ठीक है ना। फाई ये भी तत्व है इस समुच्चय का, ठीक है। साई ये भी इस समुच्चय का तत्व है, क इस समुच्चय का तत्व है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समुच्चयों का निरूपण। देखिए जो समुच्चय होता है ना, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और समुच्चय के तत्वों को निरूपित करने के लिए स्मॉल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो समुच्चय का निरूपण हम कैसे करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, X, Y, Z का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और समुच्चय के तत्वों को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, A, B, X, Y, Z। तो छोटे अक्षरों से तत्व को दिखाएंगे और बड़े अक्षरों से किसको दिखाएंगे, समुच्चय को दिखाएंगे, ठीक है। अब एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय है A, इसमें तत्व है A, B, C। अब बताइए कि A समुच्चय A का तत्व है कि नहीं है। A समुच्चय A का क्या है, तत्व है। देख लीजिए ये A समुच्चय A का तत्व है, समुच्चय A का तत्व है, तत्व है। तो इस बात को संकेत के रूप में हम ऐसे लिखते हैं, A ऐसे लिखते हैं। कैसे पढ़ते हैं, A बिलोंग्स टू A। क्या पढ़ते हैं, A बिलोंग्स टू A, अर्थात A समुच्चय A का तत्व है, या A स्मॉल a कैपिटल A से संबंधित है, संबंधित है या तत्व है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, B A का तत्व है कि नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे B बिलोंग्स टू A। ऐसे ही C इसका तत्व है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, C बिलोंग्स टू A। D तत्व है नहीं, D तत्व नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, D डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसको क्या पढ़ते हैं, D डज नॉट बिलोंग्स टू A, अर्थात D समुच्चय A का तत्व नहीं है। D समुच्चय A का तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि समुच्चयों को कैपिटल ABCD XYZ से निरूपित करते हैं और समुच्चय के तत्वों को स्मॉल ABCD से निरूपित करते हैं। यदि ये A बराबर ABC हो तो A समुच्चय A का तत्व है, इसको ऐसे हम निरूपित करते हैं। B समुच्चय A का तत्व है, ऐसे निरूपित करते हैं। C समुच्चय A का तत्व है, ऐसे निरूपित करते हैं। इसमें D नहीं है ना, यानी कि D A का तत्व नहीं है, तो इसको ऐसे निरूपित करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, D डज नॉट बिलोंग्स टू A, अर्थात D समुच्चय A का तत्व नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, A बिलोंग्स टू A, अर्थात A कैपिटल A से संबंधित है, चाहे A समुच्चय A का क्या है, तत्व है, ठीक है ना। चलिए
अब मैं आपको और कुछ बातें बता देता हूं समुच्चय के बारे में कि समुच्चय को कितने तरीके से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को निरूपित करने के प्रकार समुच्चय को निरूपित करने के प्रकार कितने प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय को निरूपित कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना, कैसे कैसे निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से निरूपित करते हैं। पहला क्या है, तालिका विधि। तालिका विधि या सूची विधि भी बोलते हैं इसको, सूची विधि। दूसरे को क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि बोलते हैं, गुण विधि। तो सवाल यह है कि तालिका विधि क्या होती है, सूची विधि क्या होती है, टेबुलर मेथड। और यह है सेट बिल्डर मेथड। तो पहले हम पढ़ेंगे तालिका विधि में कैसे निरूपित करते हैं, सूची विधि में कैसे निरूपित करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि में कैसे निरूपित करते हैं या गुण विधि में हम कैसे निरूपित करते हैं। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे तालिका विधि को समझेंगे और समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि को समझेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो पहले आप ये बताइए कि यह समुच्चय है कि नहीं। तो पहले मैं बताऊंगा कि समुच्चय है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि यह समुच्चय है तो इसको गुण विधि में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे या तालिका विधि में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको बताता हूँ। अब बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो ये तो एग्जाम्पल पहले मैं ले चुका हूँ। तो बताइए यह संग्रह है कि समुच्चय है कि नहीं। तो यह समुच्चय है, यह समुच्चय है, यह संग्रह समुच्चय है। क्यों है क्यों? क्योंकि हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इस संग्रह में कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्णमाला है या अक्षर है या नहीं। तो जब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि इस संग्रह में कौन सी
वर्णमाला है, स्वर है या नहीं, तो यह संग्रह क्या कहा जाएगा? समुच्चय कहा जाएगा। तो इस समुच्चय को मैं ए से लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे बताइए, कौन कौन से अक्षर आएंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ए, ई, आई, ओ, यू आ गया, ठीक है। इसको मैंने समुच्चय को यह निरूपित किया है, दिखाया है। तो जिस विधि में दिखाया है वह विधि है तालिका विधि, टेबुलर मेथड। यानी यहां से एक बात पता चल गई कि तालिका विधि में कैसे दिखाते हैं। तो सुन लीजिए, तालिका विधि में क्या करते हैं, समुच्चय के तत्वों को मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं और समुच्चय को किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिखा देते हैं। ध्यान से सुनिए, सूची विधि में या तालिका विधि में हम क्या करते हैं, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से दिखा देते हैं और समुच्चय के जो तत्व होते हैं उसको ज्ञात करके मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं और दो तत्वों के बीच में कामा दे देते हैं। तो यह मैंने किस विधि में लिखा है? तालिका विधि में। अब इसी को मैं लिख देता हूं गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में। मैं इसको लिख रहा हूं गुण विधि में। गुण विधि में कैसे लिखेंगे? गुण विधि में इसको कैसे लिखेंगे तो पहले समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। पहले तो समुच्चय को किसी चीज से दर्शाते हैं, ये तो ठीक है। उसके बाद समुच्चय के तत्वों को ऐसे लिखते हैं, यक्स सच डेट, ये पढ़ते हैं सच डेट। ये जो चिन्ह है इसको क्या पढ़ते हैं? सच डेट। मतलब क्या? इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे यक्स सच डेट। यहां पर हम एक गुण लिखते हैं पी एक्स। पी एक्स क्या है? एक गुण है। पी एक्स जो है वह गुण है किसका? यक्स के, यानी ए के तत्वों का। ए के तत्वों का क्या है? यह गुण है। पी एक्स एक गुण है। पी एक्स एक गुण है, गुण है जिसको ए के तत्व क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। ए के तत्व क्या करते हैं? ए के तत्व संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ए बराबर लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हम यक्स, यक्स जो है इसका तत्व है। तो तत्व मैंने व्यापक, हुआ चर लिया है मैंने, वह व्यापक है, कोई भी तत्व हो सकता है। यक्स वेरिएबल है, कोई भी तत्व हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे यक्स सच डेट। अब हमने लिखा, यहां पर एक गुण लिखना है, यहां पर एक गुण लिखना है जो इसके तत्व संतुष्ट करते हैं। तो इन तत्वों का गुण क्या है? इन तत्वों का गुण है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं? स्वर है। तो यही गुण है। तो बस आगे लिख देंगे यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया कि यह संग्रह समुच्चय है या नहीं, एक सवाल मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि यह समुच्चय है, तो इसको तालिका विधि में कैसे लिखेंगे? तालिका विधि को क्या कहते हैं? सूची विधि कहते हैं। सूची विधि में क्या करते हैं? सूची विधि में समुच्चय के तत्वों को ज्ञात करते हैं और उनको मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। दो तत्वों के बीच में कामा लगा देते हैं और उस समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिखा देते हैं। दूसरी बात, गुण विधि में क्या करते हैं? तो गुण विधि में भी समुच्चय को किसी कैपिटल अक्षर से दिखा देते हैं। उसके बाद मझले कोष्ठक के अंतर्गत हम लिखते हैं यक्स सच डेट। यक्स का मतलब क्या है? समुच्चय के तत्व, लेकिन क्या? कोई भी तत्व। यक्स माने वेरिएबल, कोई भी तत्व। सच डेट, यहाँ पर हम उन तत्वों का गुण लिखते हैं। उन तत्वों का क्या लिखते हैं? गुण लिखते हैं। तो इसका हमने क्या लिखा है? ए बराबर लिखा है यक्स सच डेट। इन तत्वों का गुण क्या है कि यक्स माने क्या? ए के तत्व। तो यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यही गुण है, ठीक है। चलिए बंद। अब आगे देखिए,
बंद कर दीजिए कमेंट।